नमस्कार। आज हमने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिस पर हम ज्वलंतशील मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा चर्चा का विषय जो है वो है बंगाल इलेक्शन। बंगाल इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री चंद्रभान सिंह जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो बंगाल इलेक्शन के बारे में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सर, आपको क्या लगता है ममता दीदी आखिर क्यों जीती होगी? ममता दीदी के जीतने का कारण आई थिंक शी हैज़ इम्पैक्ट इन ऑन पीपल ऑफ बंगाल। लाइक उनको ऐसा है कि उन्होंने बंगाल के लोगों पर पकड़ बना रखी है। और इसका एक कारण ये भी है कि बंगाल में जो एम फैक्टर है, जो मुस्लिम फैक्टर कहते हैं, उसका उन्होंने एक तरफा वोट किया है बीजेपी के खिलाफ। मतलब तो खेलो होबो दीदी ओ दीदी जो मोदी जी का प्रचार कैंपेन था, क्या वो सक्सेसफुल नहीं रहा? बिल्कुल भी नहीं। इसमें मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का रोल बहुत बड़ा है। मतलब लाइक प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की थी कि अगर बीजेपी 3 डिजिट में सीट लाती है तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, और उनकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई है। हाँ, मतलब बिल्कुल बीजेपी 3 डिजिट में सीटें नहीं ला पाई है, बिल्कुल ये बात सही है। और प्रशांत किशोर ने जो उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी प्लानिंग और उनका जो तरीका था, मतलब जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनी थी पूरे इलेक्शंस के लिए, वो सच में काफ़ी अच्छी थी। और उसी की वजह, उसी का ये परिणाम है कि आज टीएमसी की सीटें जीती है। उसका एक चीज़ आप यहीं पे समझ सकते हैं कि जैसे कि बीजेपी को जब अधिकारी परिवार का सपोर्ट मिल गया, जब शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार पूरा बीजेपी के साथ में आ चुका था, जो लगभग 40 से ज़्यादा सीटों पर प्रभाव रखते हैं बंगाल की 40 से ज़्यादा विधानसभा फिर सीटों भी पर। उनका प्रभाव तो नहीं रहा। हाँ, और उनके रहते हुए, उनकी बीजेपी में होते हुए भी बीजेपी उनके इलाके में जहाँ 40 सीटें हैं वहाँ पर वो हार गई है। बीजेपी सिर्फ गिनती के 2-4 सीटें जीती। उसके पीछे कारण यही लगता है कि ये मतलब प्रशांत किशोर और टीएमसी की ये रणनीति ही थी कि इन्होंने ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उतारा, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर अधिकारी परिवार अगर अपना पूरा प्रभाव अगर रखेगा और अपने हिसाब से अगर चुनाव का प्रचार करता है तो उसमें वो ज़्यादातर सीटें ले जाएंगे उस इलाके की। पर हुआ यूँ कि इन्होंने ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उतारा नंदीग्राम की सीट पर, और पूरा अधिकारी परिवार अपना पूरा दम नंदीग्राम की सीट पर ही लगाता रह गया। और उनके आसपास की जिन सीटों पर उनका प्रभाव था वो सीटें टीएमसी आसानी से जीत गई। और दीदी TMC बंगाल की में यही जीत गई। रणनीति काम कर गई। दीदी बंगाल में जीत गई और नंदीग्राम हार गई, ये क्यों? यही तो खेला हुए है, यही तो है खेला हुआ, यही तो टीएमसी ने खेल कर दिया बीजेपी के साथ। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस हमारी जो पूरे राष्ट्र में राष्ट्रवादी छवि लेके रहती है, कांग्रेस इन 5 राज्यों में असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल हो गया, केरला हो गया, सुपड़ा साफ। तो कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है आने वाले चुनाव में? कांग्रेस का अस्तित्व तो समझो कि कांग्रेस तो लगभग मतलब बिल्कुल बिना मालिक की गाय है। वो तो अभी कोई हालत नहीं है उसकी, और कुछ नहीं कर सकते वो लोग अभी। जब तक उनको कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिलता सेंटर में, तो कोई अच्छा नेता नहीं मिलता, तब तक तो उनका यही हाल रहने वाला है सब जगह। पश्चिम बंगाल में लगभग स्वतंत्रता के बाद में केवल 3 या 4 बड़ी पार्टियों का राज रहा है, जिसमें शुरू के कुछ सालों में केवल लेफ्ट दलों की सरकार बनती थी। उसके बाद में एक बार कांग्रेस की सरकार बनी है, मतलब कुछ टाइम के लिए, और अभी पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। तो ओवर द डिकेड्स लगभग दशकों से यही पार्टियां राज कर रही है, जबकि केंद्र की कोई पार्टी वहाँ पे नहीं जा पाती है। आखिर वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां वहाँ पे प्रभुत्व नहीं जमा पाती है? हाँ, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय पार्टियों का प्रभुत्व होना चाहिए वहाँ पे थोड़ा बहुत। तो राष्ट्रीय पार्टी का प्रभुत्व नहीं होगा ना, क्योंकि इसका पीछे का साफ कारण यही है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने लोगों में उनका काफ़ी इम्पैक्ट है। और इसको यूँ ही समझ लेते हैं कि ममता बनर्जी जो मुस्लिमों को काफ़ी सपोर्ट करती हैं, उन्होंने बांग्लादेशियों को और घुसपैठियों को खुद बसाया है बंगाल में, और उन्होंने अपने वोट बैंक के तौर पर उन्हें बसाया है, और वो आज उनका वोट बैंक बने हैं। और उन्हीं की बदौलत आज ममता बनर्जी इतनी सीटें जीत पाई है बंगाल में। 216 सीटें कैसे कहते? केरल में बीजेपी को मिल गया, पुडुचेरी में बीजेपी जीती, केरल में वामपंथी जीत गए, असम में बीजेपी जीत गई, दीदी ले गई बंगाल,
तो कांग्रेस तो बिल्कुल साफ ही हो गई है। तो आने वाले टाइम में हम ये समझ सकते हैं कि क्या दीदी राष्ट्र के चुनाव लड़ेगी मोदी के खिलाफ 2024 के? अब इसके कोई चांसेस नहीं है, मतलब और इस बार लड़ती भी हैं तो ये जीतेगी उनकी नहीं, मूर्खता लेकिन होगी। मजबूत विपक्ष तो बना ही सकती है कम से हाँ, कम। कुछ नहीं होगा, ये बस ममता बनर्जी जैसा करती थी, उनकी मूर्खता होगी। वो अभी मोदी की जितनी बड़ी नहीं हुई है, वो बस एक स्टेट में उनकी पावर है, स्टेट में उनकी पार्टी है, और उस स्टेट के अलावा बाहर उनकी कहीं कोई पकड़ नहीं है, और बाहर अगर निकलते भी हैं तो बुरी तरह हारेंगे। तो हमारा आखिरी सवाल होगा कि दीदी का प्रभुत्व तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन जैसा कि हम खबरें देख रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी ऑफिस जला दिया गया है, हिंसा की खबरें आने लग गई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक तो ये लेफ्ट ने शुरू किया था, ये बंगाल का इतिहास बन गया है, मतलब बंगाल का चरित्र थोड़ा ऐसा ही दिखाने लगे हैं ये लोग। ये अपनी में ये बंगाल का चरित्र नहीं, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का चरित्र है, और इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है बंगाल में राजनीति का कि राजनीतिक हत्याएं, कहीं भी चुनाव हो, कुछ भी हो, सब कोई भी ऐसा जब अवसर आता है, जब चुनाव होते हैं या ये पार्टीज आमने सामने होती है, तो ये हत्याएं होती ही है, और ये मतलब ये बहुत निंदनीय है। और ये चाहे टीएमसी हो चाहे लेफ्ट हो, मतलब ये इन्होंने बहुत ख़राब किया, ये पूरे देश की छवि बिगाड़ते हैं। ये राजनीतिक हत्याएं तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, पर कोई क्या कर सकता है, ये तो टीएमसी और लेफ्ट को ही समझना पड़ेगा, ये उनकी बहुत बड़ी नासमझी है। तो ये थे हमारे साथ चंद्रपाल सिंह जी, और ऐसे ही हम किसी ज्वलंतशील मुद्दे पर आपके लिए चर्चा का विषय लाते रहेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड था, और अगले किसी मुद्दे के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।